नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए, 6 महीने में यूसीसी का वादा। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का लक्ष्य। नीतीश कुमार बने राज्यसभा सांसद। उपराष्ट्रपति ने दिलाई राज्यसभा सांसद पद की शपथ। पटना लौटकर छोड़ेंगे सीएम पद। यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे। फॉर्म 6 भरकर जुड़वा सकते हैं अपना नाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा। केस कांड विवादों में आया था नाम। इस्तीफे में वजह का नहीं किया जिक्र। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत। असम के सीएम की पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दी 7 दिन की बेल। यूपी के बांदा जिले में आग का तांडव। मुंगुस गांव में 100 सर्किट से खेत में लगी आग। 30 बीघा फसल राख। ग्रामीणों ने खुद बुझाई आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से। बिजली विभाग का केबल ऑपरेटरों को अल्टीमेटम। बिजली पोलों पर अवैध तारों का बढ़ता खतरा है। स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई। भारी तारों से झुक रहे बिजली के खंभे। कई जगह ढीले लटक रहे तार। हादसे का खतरा। 3 दिन में अवैध तार हटाने के निर्देश। नुकसान की जिम्मेदारी ऑपरेटरों की होगी। अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र सक्सेना का निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। भारी तारों से झुक रहे खंभे। कई जगह ढीले लटक रहे तार। हादसे का खतरा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में उन्होंने मेधावी छात्रों को उपाधियां प्रदान की और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम बताया। उनसे सीखना भी ये आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है हम खुद की कहानी लिखें। आपकी परिस्थितियां, आपके संघर्ष और आपके सपने, ये सभी आपसे अलग बनाते हैं। इसलिए आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी शक्तियों को भी आप पहचानें और फिर काम करें। जैसे हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वे अपनी शक्तियों को भूल गए। तब जामवंत जी ने उन्हें शक्ति का स्मरण कराया था और फिर हनुमान जी एक छलांग में समुद्र लांघ गए थे और फिर हनुमान जी एक छलांग में वह समुद्र लांघ गए थे। जैसे हनुमान जी को उनको उनकी शक्ति की याद दिलानी पड़ी थी, वैसे ही हमें भी खुद को याद दिलाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। और बच्चों में आपके बारे में कह सकता हूँ, आज की जेनजी जनरेशन के बारे में मैं जानता हूँ। एक बार वह संकल्प कर लें, बड़े से बड़े लक्ष्य को वह जीवन में हासिल कर सकते हैं। आज से 4 दिन बाद 14 अप्रैल 14 अप्रैल ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चित्रकूट में संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वरदान बन गई है। चित्रकूट के जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पुस्तकालय में संचालित इस अभ्युदय कोचिंग सेंटर में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा नीट, जेईई आदि के साथ साथ सिविल परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। हाल ही में अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से तैयारियां कर रहे चित्रकूट जिले के बाबूपुर गांव के दिवाकर सिंह के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल कर समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित होने से कोचिंग में तैयारी कर रहे छात्र खासे उत्साहित हैं। वहीं चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर को मिली इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए दिवाकर सिंह को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में सम्मानित किया। मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जनपद में नीट, आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग जो है वो जनपद में चलाई जा रही है, जिसका संचालन जो है जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो वहाँ से जो दूस मैदान नगर पालिका ऑफिस के पास में है वहाँ से किया जाता है। इसमें मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि एक दिवाकर नाम से हमारे यहाँ के जो छात्र थे उनका जो चयन है वो समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है और उनका यूपी पीसीएस में भी वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे थे।
वो भी उसमें भी लगातार वो पुनः प्रयास कर रहे हैं। तो एक ये उपलब्धि हमारे अभ्युदय कोचिंग से निकल कर आई है। वो वहाँ लाइब्रेरी भी वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर की, इंटरनेट की समस्त सुविधाएं मौजूद। अगली खबर, गाजीपुर में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस सूची के अनुसार जिले में कुल 3,21,466 मतदाताओं के नाम कम हो गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया से पहले जिले में कुल 29,51,478 मतदाता थे। अब अंतिम मतदाता सूची में कुल 26,30,012 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इस अंतिम सूची में 14,29,806 पुरुष मतदाता, 12,01,71 महिला मतदाता और 32 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। जिले में आगामी चुनावों के लिए कुल 3,378 मतदान स्थल और 1,619 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए, एसआईआर की बृहद प्रक्रिया जो विगत कई माह से संचालित थी, तो इसको 2 चरण में कराया गया था। आज उसी का अंतिम प्रकाशन है प्रक्रिया के उपरांत। इसमें सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर उसकी जो अंतिम प्रकाशन की सूची है वो उपलब्ध कराई गई है। एसआईआर के दौरान जो कतिपय गतिविधियां संचालित की गई उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। दिनांक 27/10/2025 को जब इलेक्टोरल रोल प्रकाशित हुआ था, उस समय 29,51,478 मतदाता थे, जिसमें पुरुष 15,59,018, महिला 13,92,414 और थर्ड जेंडर 46 थे। अगली खबर, बलिया में वन विभाग ने संरक्षित वन्य जीव की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लीलाधर प्रजापति निवासी तिलकारी, अखिलेश शर्मा निवासी बहराइच थाना भीमपुरा और रविंद्र निवासी नगरा के पास से बिलगो मॉनिटर लिजार्ड के 42 पंजे व जननांग बरामद हुए हैं। आरोपी से बंगाल के रास्ते विदेश भेजने वाले तस्करों को बिक्री करने के लिए नगरा कस्बा स्थित एक मैरिज लॉज में ठहरे थे। हमीरपुर जनपद में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट और अभद्र भाषा के इस्तेमाल ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है। ग्राम इचोली निवासी एक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। महासभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि ग्राम इचोली निवासी श्यामजी वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का, गालियों का प्रयोग किया। जैसे यह पोस्ट वायरल हुई, समाज के लोगों में नाराजगी फैल गई और इसे सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश करार दिया गया। इचौली निवासी श्यामजी वर्मा है। आज सुबह से वो सोशल मीडिया में पंडितों को लगातार बराबर गाली दे रहे हैं। आज उसी कार्रवाई के लेकर के लिए हम लोग आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं और इचौली में भी हमारी ब्राह्मण महासभा महोदय राज वाजपेयी ने थाने में वहाँ भी एप्लीकेशन दी है कार्रवाई के लिए, तहरीर के लिए, और यहाँ पर आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम सारे पदाधिकारी आके कार्रवाई के लिए उनको भी तहरीर। अगली खबर, नोएडा के फेज 2 स्थित हौजरी कॉम्प्लेक्स में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर रिचा ग्लोबल गारमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डीसीपी और एसीपी समेत कई थानों को पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को समझाने में जुटी रही। मामला फेज 2 थाना क्षेत्र का है। सीतापुर के खैराबाद इलाके में संदिग्ध अवस्था में हालत बिगड़ने के बाद एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत के आधार पर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के एक महिला ने भाजपा नेता पर उनकी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित किशोरी की मां अपने पति से तलाक के बाद अकेले बच्चों का पालन पोषण कर रही है। जवाहर नगर निवासी अनुभव पांडे उर्फ कृष्णा पांडे ने उनकी नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाया है। आरोपी कौशलपुरी मंडल में एक पार्टी का मीडिया प्रभारी है।
कल दिनांक 9/4/2026 को थाना नजीराबाद पर एक महिला द्वारा शिकायत की गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया गया है। महिला के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया और जो इसमें मुख्य अभियुक्त है कृष्णा पांडे उर्फ अनुभव पांडे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। मुकदमा। खबर जालौन से। जालौन औरैया स्टेट हाईवे पर कोठोद क्षेत्र से सनगढ़ के पास निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे वहां काम कर रहे करीब आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल औरैया ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 5 मजदूरों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रूप से निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्ष अदालत में मौजूद रहे। न्यायालय में सभी 18 वादों से संबंधित याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई की गई, जो लगभग 2 घंटे तक चली। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 मई तय की गई है। खबर मथुरा से है, जहां केसी घाट पर यमुना नदी में एक स्टीमर पलट गया। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वृंदावन यमुना हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ, पुलिस, गोताखोर और अन्य टीमें लगातार जुटी हुई हैं। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बाहनपुर में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल हुए व्यक्ति की आज मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर समझाइश दी, जिसके बाद जाम खुलवाया गया और स्थिति सामान्य हुई। पुलिस ने मृतक पक्ष को तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी जांच की जा रही है। अल्मोड़ा में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर नगर निगम स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणना का प्रथम चरण नगरीय क्षेत्र में 25 अप्रैल से शुरू होगा, जिसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस कार्य के लिए एसएलबी प्रांगण सुपरवाइजर की नियुक्ति हो चुकी है और 13 तारीख से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वे प्रक्रिया, तकनीकी प्रावधानों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ सकें। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्र में भवनों की गणना की जाएगी। देखिए, जैसे इस बार हमारे वहाँ जनगणना की जानी है और इसमें कि जो नगरीय क्षेत्र में है उसमें जो नगर आयुक्त हैं वो प्रमुख जनगणना अधिकारी हैं। तो इसके क्रम में बताना चाहूँगी कि जो हमारी जनगणना का जो पहला चरण है वह अब 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 24 मई तक ये जनगणना जो डोर टू डोर सर्वे है वो किया जाएगा। साथ के साथ हमारे 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये स्वगणना की जाएगी, जिसमें कि जितने भी लोग हैं, जो हमारे जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं या बाकी लोग हैं या कोई भी जो जनता है यहाँ पर इसमें स्वगणना कर सकते हैं। कानपुर के फूलबाग स्थित फल मंडी में लगी भीषण आग के बाद अब व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि आशा कैस्को की लापरवाही के कारण हुआ है, जिससे उनकी सालों की मेहनत राख में बदल गई। घटना के बाद व्यापारियों ने एकजुट होकर न्याय की मांग उठाई है और मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं। जी, आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में, जो आप लोग को पता है, ये पूरे शहर को पता है कि 6 अप्रैल को शाम को 4:30 बजे कैसा की लापरवाही की वजह से 29 परिवार अपने रोजगार के केंद्र से हाथ धो बैठे हैं। इनकी दुकानें, इनके व्यापारिक केंद्र पूरी तरीके से जल के खाक हो गए और आज 5वां दिन है
और अभी तक इनको कोई राहत नहीं मिली। इनको अपने भविष्य की चिंता है, इनको अपने परिवारों की चिंता है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। कई दुकानदारों पे कर्जा भी आ गया है, जो सब्जी वालों का, फल वालों का जो कर्जा होता है, सब होता है, वो भी इनके सर पे आके खड़ा हो गया है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति में है कि मतलब इतने निराश और इतने टूट चुके हैं अंदर से। सीतापुर जनपद में नेशनल हाईवे 24 के किनारे स्थित एक हनुमान मंदिर को हटाने के नोटिस ने तूल पकड़ लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सड़क चौड़ीकरण या अतिक्रमण हटाने की कवायद के तहत जारी किए गए इस नोटिस के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय साधु संतों में गहरा रोष व्याप्त है। NHAI ने हाईवे के किनारे स्थापित हनुमान मंदिर को अवैध निर्माण बताते हुए इसे हटाने का नोटिस जारी किया है। जैसे ही यह खबर फैली, विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के समर्थन में एकत्र हो गए। संगठनों का तर्क है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। अगली खबर सोनभद्र के भवनी थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां एक महिला का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 23 वर्षीय सखीना के रूप में हुई है। घटना के बाद जहां एक और पति से हादसा बता रहा है, वहीं मायके पक्ष ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले को संदिग्ध बताया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब सभी की नजर रिपोर्ट पर टिकी है। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षकों ने अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। प्रोन्नत वेतमान का लाभ न मिलने से नाराज शिक्षक अब जनपद स्तरीय धरना प्रदर्शन की तैयारी में हैं। दरअसल मैनपुरी के श्री चित्रगुप्त महाविद्यालय के शिक्षकों को शासन द्वारा अनुमन्य प्रोन्नत वेतमान का लाभ अभी तक नहीं मिला है, जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज द्वारा इस संबंध में स्पष्ट आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। 2023 में हमारे साथियों के प्रमोशन हुए थे, प्रोफेसर के, कुछ के एसोसिएट, कुछ प्रोफेसर के, वो प्रमोशन यहाँ से हो गए इलाहाबाद चले गए। और अब प्रबंध तंत्र का जो तानाशाह सेक्रेटरी है, तानाशाह, मैं उसे इसलिए तानाशाह बोलूँगा कि वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वहाँ से इलाहाबाद से होके आ गए। वो तो आपको पता चल गया होगा कि 14 लोग प्रमोशन नहीं हुआ है इस कॉलेज में, और करीब 3.5-4 साल होने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से सभी टीचरों में आक्रोश है थोड़ा सा कि हमारा प्रमोशन और सभी जगह हो चुका है, सिर्फ शायद हमारा कॉलेज बचा है जिसे प्रमोशन नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है कि जब इंटरव्यू चल रहे थे तो सचिव जी नहीं जा पाए थे उसके इंटरव्यू में, तो वो कहते हैं कि अब मैंने नहीं किए तो अब मैं साइन नहीं करूँगा इस बार। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ मैं। अरे ये धरना प्रदर्शन में है, क्या मांगे हैं, किस लिए धरना दिया जा रहा है? सर ये मांगे ये हैं कि जो यहाँ पर जो शिक्षक हैं तो उनका जो प्रोफेसरशिप का जो 3-4 साल पहले हो गया, तो अभी तक वो वेतनमान लग जाना चाहिए था और वो नहीं लगा। तो मैनेजमेंट का और उनका जो भी मुद्दा रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये अपने घर का मुद्दा है और इसको थोड़ा सा समझ कर उसको निपटाया जा सकता था। अगली खबर सोनभद्र से। जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और उसे तेज आ रहे भारी भरकम बिलों के विरोध में आज किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय के सामने जमा होकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब से उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले से मुकाबले दोगुने से भी अधिक आ रहा है। आज जनपद पूरा जनपद, किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर, गांव, गरीब, सारे लोग यदि सरकार में किसी चीज को लेकर के सबसे ज्यादा त्रस्त है तो वो है स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग का मनमाना पूर्ण रवैया। आप देख सकते हैं कि अभी इस जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर के व्यापारियों का, व्यापार मंडल का सारे लोग विरोध कर रहे हैं और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर यदि उपभोक्ता नहीं चाहता तो नहीं लगाया जाना चाहिए। उसके बावजूद ये क्या कारण है कि अधिकारी मनमाने तरीके से लूट मचाए हुए हैं और स्मार्ट मीटर का जो गोरख धंधा चला रहे हैं।
अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर दंपति ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाई जा रही झूठी खबरों और वीडियो को लेकर पुलिस अधीक्षक लखन सिंह से लिखित शिकायत की है। डॉक्टरों का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें बदनाम करने और आर्थिक लाभ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर दंपति के अनुसार सोशल मीडिया पर 18 मार्च की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर गलत प्रचार किया जा रहा है। उस समय कुछ लोगों ने एक मृत बच्चे को लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया था। डॉक्टरों का दावा है कि बच्चे का जन्म उनके अस्पताल में नहीं हुआ है। अस्पताल का इस मामले से कोई चिकित्सीय संबंध नहीं था, फिर भी छवि खराब करने के उद्देश्य से इसे अस्पताल की लापरवाही बताया जा रहा है। जब वो मरीज हमारे पास आखिरी बार दिखाने आई थी 16 मार्च को, तो हमने उसे एडवाइस कर दिया था कि आपको जो है फौरन ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, लेकिन उसने हमारी एडवाइस को नहीं माना और पर्चा लेकर वो हमारे पास से चला गया। इस चीज़ का एविडेंस भी हमारे पास है, हमने फाइल में अटैच किया है। तो इसके बाद बच्चा कैसे मृत्यु हुई, कहाँ डिलीवरी हुई, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। 16 मार्च के बाद हमारा मरीज से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। बच्चा उसके बाद मरा है, पेट में मरा है, IUD हो गया, 3 दिन बाद 2 दिन बाद। तो हमने उसको एक एडवाइस प्रॉपर जो होना था वो हमने मंडे में कर दिया था कि आपको फौरन ऑपरेशन की जरूरत है और आप जो है हमारे पास एडमिट हो जाइए, लेकिन वो पर्चा लेकर चला गया हमारे पास से। इसके बाद हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। गर्मी का मौसम धीरे धीरे अपने तेवर दिखाने लगा है और इसी के साथ कानपुर का चिड़ियाघर पूरी तरह नजर आ रहा है। ऐसे इस समय जैसे गर्मियों का मौसम धीरे धीरे आ रहा है जो है, तो पहले जो हम लोग सर्दियों में जो उनको इंतज़ाम करते थे, जैसे हीटर की व्यवस्था करते थे, वो सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने हटा दिया है। जैसे सांप घर था हमारा, उसको बंद रहता था, उसको लास्ट महीने से हम लोग उसको ओपन कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे कार्निवोर्स थे उनके जो फीड थे, गर्मियों में फीड थोड़ा उनको ज़्यादा देते हैं, तो उसी हिसाब से उनके फीड को थोड़ा कम, जाड़ों में ज़्यादा देते हैं तो गर्मियों में उसी हिसाब से उनको कम राशन दिया जाता है जो है। गर्मी का मौसम देखते ही कानपुर प्राणी उद्यान ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। आपको बता दें, मैं इस वक्त कानपुर जू में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो टाइगर का बाड़ा है वो पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि इस बार गर्मी अगर आती तो गर्मी में क्या क्या खास इंतजाम करे जाएंगे। उसके लिए पानी और हर तरह से उनके लिए बीज बचाव रखने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। प्रशासन ने पूरी तरह से ये भी बार कहा कि जो उनका खान पान है वो पूरी तरह उनको खान पान को समय समय पर टाइमली खान पान दिया जाएगा। साथ ही उनके जो विशेष जो है उनके लिए गर्मी में कूलर है या पानी का छिड़काव है वो जोर तोर से करा जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे और भी बाड़े हैं, जो तमाम जो यहाँ पर जो प्राणी उद्यान है उसमें यहाँ पर जो यहाँ के कीपर हैं वो पूरी तरह से उन्होंने कमर कस ली है। उनका साफ साफ ये कहना है कि इस बार जो गर्मी आएगी उनके लिए बाड़ों में जगह जगह कूलर का इंतजाम करा गया। साथ ही जो यहाँ के निदेशक भी ये कहना है साफ साफ कि जो इस बार गर्मी को देखते ही उनके लिए प्राणी उद्यान में पूरी तरह से तैयारी कर ली है और कमर कस ली है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर। अगली खबर चित्रकूट से। जनपद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली हैवानियत की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सौतेले पिता ने अपने ही 17 वर्षीय बेटी के साथ रिश्तों को शर्मसार करते हुए उसके साथ जबरन बलात्कार किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात कराने के लिए उसे दवा भी खिला दिया, जिससे उसके 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए अपने मृतक बच्चे को लेकर थाने पहुंची है, जिसकी आपबीती सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी कलयुगी सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। आज जनपद चित्रकूट के थाना मऊ पर एक लड़की 17-18 वर्ष की इस शिकायत के साथ आई कि वो प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उसके साथ उसके सौतेले पिता ने नाजायज़ संबंध बनाए जिससे वो गर्भवती हो गई। उसके पिता ने उसे गर्भपात की दवा खिलाई। समस्या ये है, हमारे पिताजी हमारे साथ गलत किए हैं, हमारे साथ ज़बरदस्ती भी किए हैं, हमको बहुत मारते थे भी, रात में भगाते थे भी, कपड़ा भी जला देते हैं, झूठ पानी भी फेंक देते हैं और हमारे नाना भी बहुत सीरियस हो चुके हैं इसके लोग को चक्कर में और क्या गाली भी बहुत दे चुके हैं, मारते गालियाते सब। पिताजी ने आपके साथ क्या क्या गलत किया?
गलत किया, गलत काम भी किया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर कानपुर में सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल देखने को मिली। होम्योपैथी के जनक समूल हनेमनन के 271वें जन्म दिवस के मौके पर आरोग्य धाम के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने नेहरू नगर स्थित अंध विद्यालय में बच्चों के बीच पहुंचकर स्वल्पाहार वितरण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर हम सभी ने मिलकर डॉक्टर हनीमैन जी को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही अंध विद्यालय के बच्चों के बीच आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारा प्रयास है कि हम चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा भी अपना योगदान देते रहें। मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन आज यहाँ पर दृष्टिहीन विद्यालय अंध विद्यालय में नेहरू नगर में जो होम्योपैथी के संस्थापक हैं और हमारे जन्मदाता हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में उनका 271वां जन्मदिवस समारोह दृष्टिहीन बच्चों के साथ हमारी संस्थापिका श्रीमती पुष्पा मोहन, हमारे स्वर्गीय पिताजी रेवती रमन मोहन जी की स्मृति में यहाँ पर होता आ रहा है। मैंने डॉक्टर हेमंत मोहन ने, डॉक्टर आरती मोहन ने, हमारे साथ महेश मिश्रा जी, उमा शर्मा जी, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिनानंद शुक्ला जी, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह जी की उपस्थिति में बच्चों को स्वल्पाहार वितरित किया, साथ में उनके साथ केक काटा। कानपुर देहात की सिवली थाना पुलिस ने देर रात एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान 15,000 रुपए के इनामी वांछित अपराधी अरमान उर्फ अम्मू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी पिछले 1 साल से अधिक समय से लूट के एक मामले में फरार चल रहा था। मुखबिर की सटीक सूचना पर सिवली पुलिस ने मैथा नहर पुल के पास घेराबंदी की। देर रात पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में घूम रहे अरमान को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपी इलाके से भागने की फिराक में था, लेकिन टीम की मुस्तैदी के कारण यह बच नहीं पा सका। यह मामला पिछले वर्ष का है। 9 जनवरी 2025 को एक ज्वेलरी व्यापारी के साथ बेखौफ लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने व्यापारी का बैग लूट लिया था, जिसमें सोना चांदी के जेवरात और बड़ी मात्रा में नकदी मौजूद थी। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी थी, लेकिन अरमान तब से लगातार फरार चल रहा था। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है आपको। कानपुर से एक बड़ी खबर बता रहे हैं। 100 सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 बीघा से अधिक फसल जलकर हुई खाक। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ग्रामीण लगातार करते रहे आग बुझाने का प्रयास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ग्रामीण लगातार करते रहे आग बुझाने का प्रयास। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भटपुरा गांव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 100 सर्किट से गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से हम आपको बता रहे हैं। 10 बीघा से अधिक फसल जलकर हुई खाक। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ग्रामीण लगातार करते रहे आग बुझाने का प्रयास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ग्रामीण लगातार करते रहे आग बुझाने का प्रयास। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। भटपुरा गांव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 बीघा से अधिक फसल जलकर हुई खाक। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में आज बिजली विभाग के भ्रष्टाचार पर कानपुर की एंटी करप्शन टीम ने करारी चोट की है। फफूंद क्षेत्र के केशमपुर फीडर पर तैनात जूनियर इंजीनियर जेई और उनके लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार फफूंद क्षेत्र के ग्राम सहेदू निवासी एक पीड़ित से काम के बदले रिश्वत की मांग की जा रही थी। परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत कानपुर स्थित एंटी करप्शन टीम से की। टीम ने गोपनीय तरीके से शिकायत की पुष्टि की और रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए एक सुनियोजित ट्रैप तैयार किया। जैसे ही पीड़ित ने तय योजना के अनुसार जेई अजय पांडे और लाइनमैन को रिश्वत की रकम सौंपी, पहले से घेराबंदी कर खड़ी एंटी करप्शन टीम ने दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया।
टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके हाथ धुलवाए, जिससे रिश्वत के नोटों पर लगा केमिकल साक्ष्यों के रूप में उभरा। मिर्जापुर सदर तहसील में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने जमीन नापी के एवज में रिश्वत मांग रहे लेखपाल सत्येंद्र सिंह बघेल और उसके निजी सहयोगी को 10,000 रुपये नगद लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई सदर तहसील के देहात कोतवाली क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार लेखपाल सत्येंद्र सिंह बघेल ने एक पीड़ित से उसकी जमीन की नापी करने के बदले 10,000 रुपये की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। योजनाबद्ध तरीके से टीम ने देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित जय बुक सेंटर पर छापा मारा, जहां लेखपाल और उसका सहयोगी परमेश्वर रिश्वत की रकम ले रहे थे। हैरानी की बात यह है कि आरोपी लेखपाल सत्येंद्र सिंह बघेल की नियुक्ति हाल ही में वर्ष 2024 में हुई थी। इतनी जल्दी भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने पर विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरफ्तार सहयोगी परमेश्वर लेखपाल के लिए बिचौलिए का काम कर रहा था। एटा में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कैलाश मंदिर के पास आज उस समय सनसनी फैल गई जब मंदिर के समीप तालाब किनारे खड़ी झाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते धुएं का काला गुब्बार आसमान में दूर तक दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम दमकल की गाड़ियां के साथ मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। समय रहते आग बुझ जाने से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि पास में ही मंदिर और आबादी वाला क्षेत्र स्थित है। रामपुर की शहर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताने वाले फरहान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यह फर्जी इंस्पेक्टर पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को मुकदमों में फंसाने की धमकी देता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। पूरे मामले की जड़ 8 अप्रैल की एक घटना से जुड़ी है। उस दिन पुलिस ने NDPS नशीले पदार्थ एक्ट के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी का नाम मुन्ना था। जैसे ही मुन्ना जेल गया, फर्जी इंस्पेक्टर फरहान ने उसकी पत्नी से संपर्क किया। फरहान ने खुद को क्राइम ब्रांच का बड़ा अधिकारी बताते हुए दावा किया कि वह मुन्ना को मुकदमे से बचा लेगा और उसे बाहर निकलवा देगा। इस काम के बदले उसने मुन्ना की पत्नी से 10 लाख रुपए की डिमांड की। इसको NDPS एक्ट के तहत 4 अभियुक्तों पर कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर अभियुक्त फरहान के द्वारा 5,50,000 की वसूली गिरफ्तार अभियुक्त मुन्ना के परिजनों से की गई थी। इस पर तत्काल टीमें गठित करते हुए इसकी पहचान करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताता था और इस तरह की अवैध वसूली करता था। अभियुक्तों से 4,57,000 की बरामदगी की गई है। इनके खिलाफ 308(6) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो क्या सर ये पेशेवर अपराधी है? इसके बारे में डिटेल जानकारी की जा रही है कि इसने किस तरह के अन्य जगहों पर भी धोखाधड़ी और इस तरह से वसूली की है। राजधानी लखनऊ की पुलिस ने लूट की एक बड़ी वारदात का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में से 2 सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात हैं, जो लग्जरी कार से घूमकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों ने पिछले दिनों एक व्यक्ति की स्कूटी की डिग्गी पायदान पर रखे बैग से 5 लाख रुपए की भारी भरकम रकम लूट ली थी और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस तभी से CCTV फुटेज और सर्विलांस के जरिए इस गिरोह की तलाश में जुटी थी। इटावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SOG सर्विलांस टीम और थाना सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो जनपद के विभिन्न प्राइमरी विद्यालयों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। 9 एवं 10 की रात लॉयन सफारी रोड पर निर्माणाधीन मकान से 4 अभियुक्त पकड़े गए। ये चोरी की नई योजना बना रहे थे। यह चोर दूरस्थ सुनसान विद्यालयों को चिन्हित कर गर्मी सर्दी की छुट्टियों में चोरी करते थे ताकि तुरंत पता न चले। इन्वर्टर, टीवी, कंप्यूटर, सीलिंग फैन, गैस सिलेंडर, मिड डे मील का राशन, भगोना आदि सामान चुराते थे। एक साथी बाहर निगरानी करता था। चोरी का माल ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल से ले जाकर इकट्ठा करते और बाद में एक साथ बेचते थे। सर, आज जो
ज़्यादा संख्या में चोरी का माल बरामद हुआ है। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं, क्या है जो पूरा मामला? देखिए, जनपद इटावा की एसओजी सर्विलांस एवं थाना सिविल लाइंस की पुलिस टीम के द्वारा एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें चोरों के एक गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त कल रात में एक चोरी की योजना बना रहे थे सफारी रोड पर, लाइन सफारी रोड पर, वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने विगत 1 वर्ष में जनपद इटावा में विभिन्न जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्चतर विद्यालय हैं। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे देश की बात में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है देश की बात में। बढ़ते हैं खबरों में। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के ग्राम सभा पंडेवला के अंतर्गत अमरोली नामक गांव में चलू रही गौशाला में गौवंश की दुर्दशा का मामला सामने आया है। यहां बेहतर रखरखाव के अभाव में कई गौवंश के मरने की सूचना है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह गौशाला 2025 से चल रहा है। गौशाला में लगभग 50 से अधिक गायें मौजूद हैं तथा इनमें से कई गायों की मृत्यु हो गई है। इन पशुओं को चराने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। गौशाला है, उसी के बगल पे मेरा घर है। कम से कम 200 मीटर 300 मीटर पे होगा मेरा घर, दूरी है ना। परंतु अब आप देखे होंगे, वहाँ स्वयं देखोगे कि क्या परेशानी है। वीडियो तो सर गायों से बहुत परेशान हो रखे हैं सर। गांव में घर, हर किसी के घर में जा रही है गाय, किसी का नुकसान कर रहे हैं। और कल देखो यहाँ सारे सड़क पे घूमते घूमते नीचे तक गई। मेरे भी 1-2 वीडियो बना रखे। मैंने कहा देखो इनका कोई रक्षा करने वाला नहीं है। गांव में ऊपर सड़ियाण इतनी आ रही है, शायद मैं तो गया नहीं वहाँ, परंतु शायद वहाँ गरीब गाय मरी होनी है। कल नहीं सर, ये तो हम लोग परेशान है। कल का मामला 7-8 गाय थे, लोग ले गए, हमारे घर भी गए। पहले यहाँ पे आए, इनके आम के पेड़ खाए, ये लोग लाए नीचे से। इन्होंने फिर ये नीचे गदरे गए, हमारी तरफ जा रहे थे, फिर वहाँ से ऊपर लाए। 5-6 गाय मैं भी ले गए, खुद रोड पे जा रहे थे नीचे, मैं भी ले गए। जहाँ पे ये बकरी बैठते हैं, बकरी के ऊपर गई गाय। हमें गाय सोलह से कोई परेशानी नहीं है। इनकी देख रेख करे, आदमी सुरक्षा दे। अब तनख्वाह देना दे तो वो जाने। क्योंकि अब ये होता है कि अधिकतर लोगों का कहना यही है कि जो गायें आ रही हैं वो काफ़ी खेतों को नुकसान कर रही हैं। देखा भी मैंने भी, ऐसी बात नहीं है। जो गायें हैं वो काफ़ी नुकसान कर रही हैं, और जो खेत हैं और जो जिन लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं उनको सब नष्ट कर रही हैं। और नंबर 2 बात, जहाँ पर गौशाला खोल रखी है वो मानव के अनुरूप नहीं खोल रखी है। नंबर 3 बात, अगर वहाँ पर गौशाला खोल रखी है तो उसको अच्छे ढंग से, और जहाँ पर चारे की व्यवस्था और जहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था वो बिल्कुल मानव के अनुसार करे। और जो भी मेडिकल सुविधा है, वहाँ पर कोई गाय मर रही है, न पानी की सुविधा, जो टिन सेट है न टिन सेट ढंग से बन पाया है, तो ऐसा कोई फायदा नहीं करके। ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर एक गौशाला बनी है जो कि पेंडुला ग्राम सभा में बनी है। अमरोली नामक गांव में ये गौशाला बनी है, और इस गौशाला को लगभग 8 से 9 महीने। नैनीताल के पांसाड़ देवी मंदिर में बिटौली पर्व के अवसर पर 111 विवाहित बहनों को भेंट दी गई। पंडित जगदीश चंद्र भट्ट ने बताया कि चैत मास में मायके से बेटियां और बहनों को बिटौली देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, जिसे सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है। बिटौली उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण लोक परंपरा है, जिसमें विवाहित महिलाओं को उनके मायके पक्ष द्वारा उपहार, कपड़े और पकवान भेंट किए जाते हैं। यह परंपरा चैत्र मास के पूरे महीने मनाई जाती है। हर विवाहित महिला के लिए खास है। बिटौली का मतलब है भेंट करना या मुलाकात करना। अपनी विवाहित बेटी या बहन से चैत्र मास के पहले दिन से ही बिटौली का यह महीना शुरू हो जाता है और पूरे महीने भर यह सिलसिला चलता रहता है। उत्तराखंड तो हमारे हृदय में बसता है, और उत्तराखंड की प्रत्येक सभ्यता हमारे लिए एक ऐसा प्रतीक है जिसे हम पूरी जिंदगी निभाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम निवास करते हैं। और बिटौली हमारा परंपरागत लोक पर्व है। यह पर्व सिर्फ एक बहन का नहीं, यह पर्व पूरे समाज के लिए एक उद्देश्य देता है। हर एक बहन अपने मायके से जुड़ी होती है, उसने पूरा बचपन वहाँ बिताया होता है, और अचानक से उसकी शादी होती है, दूसरा घर परिवार वो बनाती है, तो उसको मायके से
जुड़े रखने के लिए ये त्यौहार शुरू किया गया था, जिसमें अपने परिवार से वो मिलती है, उसके परिवार से उसको चीज़ें दी जाती है। चीज़ों का उतना महत्व नहीं होता है, पर साल में एक बार अपने भाई से, अपने पिता से मिलने का जो उसके अंदर उत्साह होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है उन महिलाओं के लिए। भीटौली का आयोजन हर वर्ष जो है माँ पाषाण देवी के चरणों में जीवन वर्षा कला समिति के द्वारा विगत 5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और माँ के चरणों में हर वर्ष जो है यहाँ पे भीटौली का चैत मास के अवसर पर विशेष रूप से दी जाती है। इस वर्ष जो है जीवन वर्षा कला समिति के द्वारा 111 महिलाओं को भीटौली दी जा रही है। हल्द्वानी में 12 अप्रैल की सुबह विशाल जागरूकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4000 युवा प्रतिभाग करेंगे। बताया जा रहा है कि समाज में बढ़ रहे व्यापक नशे से युवाओं को बचाने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है, इसलिए व्यापक जागरूकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 किलोमीटर लंबी दौड़ होगी। एमबी इंटर कॉलेज परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों में होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। ये है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जाए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो एक स्ट्रांग जनरेशन मिले, वो राष्ट्र हित में काम करे। है कि सुबह जो 6 बजे असेंबली होएगी बिफोर 6 और 7 o'clock मैराथन शुरू हो जाएगी। माननीय सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, जिनका प्रेरणा स्रोत जसवीर जी वो रहेंगे। एक मुख्य वक्ता हरीश सिंह रौतेला जी रहेंगे और आशीर्वचन में डॉक्टर स्वामी रमेश्वरानंद हरि महाराज पुष्कर से आए। मैराथन का उद्देश्य ये है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस लेके आना कि जो हमारा समाज है उसमें जो ड्रग्स का वो बढ़ रहा है उसको रोका जाए। देहरादून में उत्तराखंड एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक संदिग्ध युवक को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र से पकड़े गए विक्रांत कश्यप 29 के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन अल बर्क ब्रिगेड के आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और देहरादून के संवेदनशील सरकारी व सैन्य संस्थानों की लोकेशन व वीडियो फुटेज भेज रहा था। इसके अलावा आरोपी को तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान TTS के नाम से दहशत फैलाने और महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला करने के निर्देश भी दिए गए थे। जो है हम लोग इसमें कई जो है हमारी चेकिंग और बाकी सर्विलांस ये सब चल रहा था, जिसमें हम साइबर पेट्रोलिंग वगैरह भी उसी का पार्ट है। तो इसमें ये जो विक्रांत है झाझरा का रहने वाला है, ये एक रेडिकलाइज्ड जो है यहाँ देहरादून का, तो इस पे हमारी कई दिन से नजर थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो ये कई समय से जो है पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई या शहजाद भाटी से ये टच में आया, उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उत्तराखंड हाईकोर्ट में किच्छा सिरौली कला में 2018 से अभी तक राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिका चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग व अर्बन डेवलपमेंट से 16 अप्रैल तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि कोर्ट के आदेशों का कितना अनुपालन हुआ है और उस पर राज्य निर्वाचन आयोग साथ में सरकार ने क्या निर्णय लिया है। अगर आदेश का मुताबिक निर्णय नहीं लिया गया तो सचिव चुनाव आयोग और सचिव अर्बन को 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। इसमें पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो किच्छा नगर पालिका है वहाँ पर 2023 दिसंबर से अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, जो कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने इसमें इंस्ट्रक्शंस मांगे थे और आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये सामने आया कि कंटेम्प्ट याचिका हुई थी, जिसमें पूर्व में कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि वो ये बताएं कि चुनाव की तिथि क्या होगी किच्छा में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पृथक नगर पालिका बनाने जाने की प्रक्रिया की वजह से वहाँ पर चुनाव डिले होते रहे। तो कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन दिए कि 16 तारीख को इस बारे में चुनाव आयोग राज्य का और जो स्टेट का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन लेकर आए कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है सुरेश महाजन, उसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि नगर पालिकाओं के चुनाव निश्चित समय पर कराए जाए।
महेंद्रगढ़ में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। फायर ब्रिगेड की कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के बाहर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि मंत्री विपुल गोयल के साथ हुई वार्ता विफल होने के बाद हड़ताल को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि इसी आगाजनी में एक पुलिस कर्मचारी को शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को न तो शहीद का दर्जा मिला और न ही कोई आर्थिक सहायता। इसी दोहरे व्यवहार को विरोध में प्रदेश भर में फायर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कालका कंपनी स्टील के अंदर हमारे 2 जवान अग्निकांड के दौरान शहीद हो गए, भालचंद और रणबीर जी, फरीदाबाद 16 फरवरी 2026 को। तो जी उनकी न तो शहीद का दर्जा दे पाए और न ही उनकी आर्थिक मदद की। सरकार का ये दोगला व्यवहार देखते हुए हमें आज अभी निरंतर तीसरा दिन है हड़ताल करते हुए। हमारी 16 फरवरी 2026 को फरीदाबाद स्टील कंपनी, कालका स्टील कंपनी में एक आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्टाफ सहित वहां पहुंची। वहां पर काफी केमिकल रखा हुआ था और मोहल्ले में होने के कारण कंपनी वहां पे विस्फोट हो रहा था, जो अड़ोस पड़ोस के मकानों को नुकसान पहुंचा रहा था। उस विस्फोटों को बचाने के लिए हमारे कर्मचारी जाबाज आग में कूद पड़े और आग को बुझा रहे थे। फरीदाबाद के सेक्टर 37 से नेशनल हाईवे पर एक निजी होटल के बाहर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सचिन महरा के रूप में हुई है, जो एक निजी अस्पताल में कार्यरत था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार वीरवार के दिन रात करीब 11 बजे सचिन अपने एक दोस्त से मिलने होटल पहुंचा था। इसी दौरान 3 युवक उसका पीछा करते हुए होटल के बाहर पहुंचे और सचिन के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसकी हत्या कर दी। देखिए, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी पुलिस को लगभग रात को 1:15 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। सराय पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अधिकार के अंदर एक ओयो होटल है, जिसका नाम रेड लाइन के नाम से वो ओयो होटल संचालित होता है। उसके अंदर रात को 1:15 से लेकर 2 बजे के बीच में एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिसमें लड़ाई झगड़े के दौरान एक सचिन मेहरा, जिसको चाकुओं की चोट के कारण बाद में उसकी डेथ हो गई। कुछ लड़के जो सस्पेक्ट थे बाई नेम, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है, जिनका नाम मुख्य तौर पर सन्नी, रंजीत और इंदर के नाम पर उनकी पहचान हुई है। और जिसमें सन्नी को मौके पे ही पुलिस ने पकड़ लिया और एक चाकू भी बरामद करा है, जिस चाकुओं की चोट से जो सचिन मेहरा की हत्या करी गई है। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश में आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक BP बत्रा और एडवोकेट रणधीर राणा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी SIR अभियान के दौरान हर वोट की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर एजेंट तैनात करेगी। मीटिंग बुलाएंगे और उनको बुला करके उनको आगे बाकी अपने अपने BLA टूर। यमुनानगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 113 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद नशे की बाजार कीमत करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान कस्सापुर निवासी शुभम के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से भी एक मामला दर्ज है। DSP रजत गुलिया के अनुसार आरोपी को औरंगाबाद के पास से सूचना के आधार पर पकड़ा गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर नशे के सप्लाई नेटवर्क और स्रोतों का पता लगाने में जुटी है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। देखिए, कल हमारे CIA इंचार्ज श्री राजकुमार द्वारा इनकी एक टीम के द्वारा इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो स्मैक हीरोइन का सप्लायर है, वो आज भी अगर चेकिंग करी जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो उसी के संबंध में फिर टीम की कॉन्स्टिट्यूशन करके आगामी कार्रवाई करी थी। कार्रवाई के दौरान एक शुभम उर्फ टिंकू पुत्र यशपाल, जो
मायापुरी कासापुर इलाके का रहने वाला है। इसको औरंगाबाद के पास इसको जब ये मिला था तो फिर आगे फर्दर एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए जब इसकी तलाशी ली गई थी तो इससे 113 ग्राम स्मैक इससे बरामद करी गई। यमुनानगर में युवक ने ट्रेन के आगे लेटकर आत्महत्या कर ली। हादसा इतना भीषण था कि युवक का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने के अनुसार युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर तलाशी लेने पर उसके पास से कोई भी पहचान से जुड़ा दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल यमुनानगर की मोर्चरी में रखवा दिया है और आसपास के क्षेत्रों में उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कल हमारे पास रेलवे की तरफ से 4:45 बजे के आसपास एक मीमो स्टेशन मास्टर द्वारा भेजी गई, जिसमें बताया गया कि गंगानगर गाड़ी के आगे कोई व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। तो हम मौके पे वहाँ पहुँचे थे, जिसमें राकेश कुमार जी अपने एएसआई साहब इसके आईओ थे। तो हमने जाके वहाँ देखा कि एक लड़का जब ट्रेन आई, ट्रेन के आगे अचानक आके लेट गया, तो उसके 2 पीस हो गए, आधा ट्रैक के अंदर पड़ा था, आधा बाहर पड़ा था। तो गाड़ी जाने के बाद हमने उसकी सारी कार्रवाई हम मौके पे की, तो उसकी जेब से या कोई भी आगे पीछे तलाशी लेने से भी कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। हरियाणा के यमुनानगर में आज खेतों में आग लगने से लाखों की गेहूं और भूसा जल गया। बताया जा रहा है कि खेतों से गुजराती बिजली की तारों के खेत में गिरने से चिंगारी से आग लगी, जो तेज हवा चलने के कारण तुरंत फैल गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते आग तेजी से फैल गई। तुरंत आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। ग्रामीणों ने अपने साधनों से आग को बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों की गेहूं और खेतों में रखा भूसा जल चुका था, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। इलाके के लोगों का कहना है कि बिजली की हाई टेंशन तार खेतों से गुजरती है। तेज हवाओं के चलते तार टूटकर खेतों में गिर गई। आग में कोई गिनती नहीं है जी, ट्रैक्टर भी लगे हुए थे आग में, एरो जोड़ के खेतों को, तो मिट्टी वही आगे आग का फ्लो ना बढ़े। जो अपना उसके स्प्रे पंप है पानी वाले, 112 में सूचना मिली थी जी, ये हम सिंबल अड्डे पे कुछ खेतों में आग लगी है जी। ये कुछ 5-6 किले तो गेहूं के थे जी, बाकी 10 किले लान के थे। तो मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गया, जिसने आग बुझा दी। सूचना ऐसे चप्पर को दे दी गई है, मौके पर आइए पहुंच रहे हैं। शारदा जी आपको नमस्कार, मेरा हरियाणा न्यूज को। हमारे यहाँ एक तार टूटने से 8-9 किले लान के, जो हमने कल ही गेहूं काटी थी, और 3 किले एक गेहूं के और 1 किला 4 किले गेहूं के जले। कितना नुकसान? 4 एकड़ तो पूरा कंप्लीट नुकसान है, और 8 किले का जो भूस था वो पूरा नुकसान है। मेरी जमीन यहाँ सिंबल में है, जिसमें अभी मेरे को फोन से माध्यम से पता लगा कि आग लग चुकी है खेतों में। तो हमने अपने फटाफट 112 पे कॉल की, फायर ब्रिगेड के लिए मैसेज दिया और अपने खेत में पहुंचे ट्रैक्टर लेके टिलर से। आग तक बहुत आगे फैल चुकी थी, और जब मैं आया उस टाइम तक 5 एकड़ तो गेहूं की फसल, खड़ी फसल जल चुकी थी। आज हमें 10:01 पे मुसीवाला 112 की कॉल रिसीव हुई कि यहाँ पर आग लगी है खेतों में। तो तत्काल प्रभाव से हमारे जो जगाधरी स्टेशन के लीडिंग फायरमैन हैं अपने राज सिंह जी, उन्होंने एकदम एक्शन लिया और अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल दी। टोटल हमारी 3 गाड़ी आई यहाँ से, एक यमुनानगर से और एक हमारी अम्बाड़ा डिवीजन से आई है, बराड़ा से। यहाँ पे सुबह लाइट चलने के कारण बिजली की तार एक टूट गई है हवा से, उसके कारण यहाँ खेतों में आग लग गई है। उसमें जो कटी हुई गेहूं थी उसके 8 किले तो उसके जल गए हैं जी, जो तूड़ी बनाने के लिए रखे थे, और 4 किले के आसपास जो खड़ी गेहूं में आग लग गई है जी। फरीदाबाद में 25वीं रजत जयंती जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों को और कॉलेजों के करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गोल्ड और सिल्वर पदक विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ केक काटकर किया गया। इस अवसर पर किक बॉक्सिंग संघ के संस्थापक संतोष अग्रवाल, अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष आनंद मेहता और राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैं
मतलब ये ना एक हमारा पैशन है किक बॉक्सिंग, ठीक है। और मैं इसके लिए संतोष सर को बहुत थैंक करना चाहती हूँ। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट हमारी बहुत हेल्प करती है इस चीज़ में। और मैं 5 नेशनल्स खेल चुकी हूँ और मैं किक बॉक्सिंग से लास्ट 9 ईयर से कनेक्टेड हूँ। आज यहाँ पे 25th डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रहा है और मैं -55 किक लाइट कॉन्टैक्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया है मैंने। और आज यहाँ पे जीतने के बाद मैं स्टेट चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट होंगी। मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इटालियन वर्ल्ड कप में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और मैं 5 नेशनल्स खेल चुकी हूँ। आज आपको मंच पर भी जो है सम्मानित किया गया था फूल मालाओं से। कौन सा टीम लास्ट टाइम जीत कर आई है जिसकी वजह से आपको? लास्ट टाइम मैं खेलो इंडिया नेशनल खेल के आई हूँ, अस्मिता लीग, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है। ये 25th फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है। इसमें अलग अलग स्कूल कॉलेज के लगभग 250 से 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और जो खिलाड़ी यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतेगा उसको आगामी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज कहाँ से और कितने बच्चे आए हैं? 250 बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं, अलग अलग फरीदाबाद के हैं, पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा, तो बात करें जो है ये बच्चे जो हैं आगे कौन से कॉम्पिटिशन के लिए? स्टेट लेवल कंपटीशन में जाएंगे। फरीदाबाद में ही होनी है और स्टेट के बाद वो नेशनल में जाएंगे। रेवाड़ी के बवाल क्षेत्र में HHIIDC दफ्तर के पास एक डेयरी संचालक पर बाइक सवार 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि संचालक सतवीर झुक गया, जिससे गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई और वह बाल बाल बच गया। घटना के CCTV में कैद हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची कसोला पुलिस ने मौके में साक्ष्य जुटाए और दोनों आरोपियों अन्नू और नीरज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है और आगे की जांच जारी है। देखिए, कल सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये एक सतबीर सन ऑफ शिवलाल है आसलवास का, इसी HHIDC के पास किसी प्लॉट में डेयरी है इसकी। तो कल सुबह ये अपनी डेयरी पे आया था करीबन 6 बजे के करीब। तो जैसे ये डेयरी पे आया तो पहले से ही 2 लड़के बाइक पे खड़े हुए थे, जिनके नाम नीरज है, ये पतवेड़ा का रहने वाला है, और अन्नू है, ये सनोपवनी आसलवास का रहने वाला। तो इन्होंने आते ही इसके साथ मारपीट की और इस पर जानलेवा फायरिंग की और उसके बाद फायर करके ये वहाँ से भाग गए। इस पर तुरंत थाना कसोला ने FIR दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी थी तथा हमारी CIA को भी एक्टिवेट कर दिया गया था तथा इसी कार्रवाई के तहत हमारी CIA ने इन दोनों आरोपियों को अलग अलग जगह से अवैध असले के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की। महेंद्रगढ़ शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। SDM योगेश सैनी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में दुकानों के बाहर रखे सामान और अवैध कब्जों को हटाने के लिए दुकानदारों को चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल समझाइश दी जा रही है, लेकिन सोमवार से JCB के जरिए कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और कर्मचारियों के बीच कासुनी भी हुई। प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान जारी रखने की बात कही है। देखिए, आज हमारे जो IGM साहब आए योगेश सैनी जी, उनके निर्देशानुसार आज ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे पहले कनिका मैडम गोयल जो थी, इन्होंने पूरे कम्प्लेक्स को और पूरे बाजार को अतिक्रमण मुक्त पूर्ण रूप से करवा दिया था, लेकिन जैसे उनकी ट्रांसफर हुई तो आम जन ने, जैसे दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण को दोबारा से बढ़ावा दिया। जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी होने लगी थी। इसकी शिकायत एकदम महोदय के पास पहुंचने लगी थी, तो उसी के अनुसार आज ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये आज एक सांकेतिक समझो एक प्रकार से। रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर में हुए सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा है कि नठिया नवा गांव के पास हुई यह दुर्घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने हादसे में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। खबर राजनंद गांव से है। सोमनी और राजनंदा गांव के बीच हुई एक सड़क हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। मृतक की पहचान विष्णु निर्मलकर निवासी ग्राम
मनगटा के रूम में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शॉर्ट फिल्म खौफ द डिजिटल बार का घरघुणा स्थित AK सिनेमा में निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म को SSP शशि मोहन सिंह ने लिखा और अभिनय भी किया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। SSP शशि मोहन सिंह ने लोगों से साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक रहने की अपील की। दर्शकों ने फिल्म की प्रस्तुति और संदेश की सराहना की। आज सुबह 9:30 बजे गरगोड़ा में वहाँ के जो नए सिनेमा हॉल है वहाँ पर दोनों ऑडी में खौफ द डिजिटल वार जो साइबर फ्रॉड पर आधारित हमारी फिल्म है, इस शॉर्ट फिल्म को दिखाया गया और वहाँ पे बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग, स्थानीय ग्रामीण और स्कूल कॉलेज के बच्चे भी उपस्थित रहे। सबने फिल्म देखा और फिल्म को सराहा भी। ये हमारे लिए एज ए एक्टर ये बहुत ही सम्मान की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जिस उद्देश्य के लिए फिल्म बनाई गई थी, जागरूकता फैलाने के लिए, ये फिल्म उसमें सफल हो रही है। और YouTube के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म जा रही है और लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है लीगल वे में, लेकिन फिलहाल साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका जागरूकता है और इसी उद्देश्य से फिल्म बनाई गई थी, जिसमें ये सार्थक होती दिखाई दे रही है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय अपराध गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 7 महिला और 1 पुरुष शामिल है। यह गिरोह लग्जरी इनोवा कार में घूमकर भीड़भाड़ वाले बाजारों में महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपियों ने रायपुर सहित गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर इनकी पहचान कर भटागांव बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया। रायपुर जिला में जो रिसेंटली चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, उसमें हम लोग SCCU का टीम और थाने का संयुक्त टीम के साथ लगातार CCTV फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा था, जिसमें हमको रिसेंटली एक लीड मिली थी कि ये एक 7 महिलाओं का एक गैंग है और एक पुरुष ड्राइवर है, जो रायपुर में दिगर जिला राष्ट्र से आके, इंदौर से आके यहाँ पे चेन स्नैचिंग की घटनाएं कर रहे थे। और ये मार्केट और बाज़ार के एरिया में घूम फिर के महिलाओं का चेन स्नैचिंग कर रहे थे, ऐसे हमको फुटेजेस में भी क्लियर मिला था। तो इसको फॉलो करते हुए बहुत टेक्निकल एनालिसिस और फुटेज एनालिसिस किया गया था। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग और पारंपरिक सट्टा नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना गुड़ियारी की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 9,05,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा संचालित कर रहे थे और कॉल के माध्यम से दाव लगवाकर कमीशन ले रहे थे। जांच में सट्टा पट्टी का भी नेटवर्क सामने आया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर बनने के बाद लगातार सट्टा जुआ के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें अभी पिछले T20 सीजन में भी हम लोग 5-6 प्रकरण में अपराध दर्ज किया है और रिसेंट IPL टूर्नामेंट चालू होने के बाद भी हम लोग काफ़ी अपना मुखबिर नेटवर्क सक्रिय करके पूरा थाना और SCCU का टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें रिसेंटली हमको एक सूचना मिली थी कि गुड़ियारी गोंदवारा स्थित एक ओवरब्रिज के नीचे कुछ लोग सट्टा संचालन कर रहे हैं बोल के एक जानकारी मिली थी, जिसमें हमारे थाना और क्राइम टीम संयुक्त राइड किए थे और वहाँ पे मौके से 2 लोगों को हमने सट्टा खेलते हुए पकड़े थे। रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। साइबर थाना और चक्रधर नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके मोबाइल में सट्टा साइट सक्रिय पाई गई और UPI के जरिए लेनदेन के सबूत मिले। आरोपियों द्वारा खाईवाल सानू बेरीवाल के लिए सट्टा लिखने की बात सामने आई है। इसके अलावा फरार सट्टा खाईवाल एजाज उर्फ मन्नू को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के द्वारा सट्टा के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें कई बड़े खाईबाजों को भी पकड़ा गया। पूर्व में भी कलकत्ता सिटी में पकड़ के ले आई। उसी कड़ी में एजाज़ खान उर्फ मन्नू, उसको भी पकड़ा गया और इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उसके साथ ही 2 और लोग, पंकज जय सिंह और जयदेव मित्रा, ये 2 लोगों को भी कल पकड़ा गया जो क्रिकेट मैच पे सट्टा लगा रहे थे। इसमें एक खास बात ये थी कि इसमें से एक आईडी भी चला रहा था और दूसरा सिर्फ खिलाड़ी था। मैं आपको चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से रायगढ़ की आम जनता को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ खाई वालों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होगी, वरना अगर कोई खेलेगा भी उसके खिलाफ भी प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।